महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या ममता दीदी जैसा उनको बुलाया जाता है, बंगाल में उनकी सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही नहीं बढ़ रहा यह गुस्सा, जब एक महिला डॉक्टर की क्रूर हत्या हो जाए और सरकार की तरफ उंगलियां उठें और सरकार के अंदर के लोग कहें कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, तो बॉस गुस्सा नहीं आएगा तो क्या पब्लिक फूल बरसाएगी? सबसे शॉकिंग तो यह है कि इतने दिन हो गए, इतने दिन से बवाल चल रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और वहां पर राज करने वाली उनकी पार्टी टीएमसी का रवैया यह सब देखकर भी बदलता तो नहीं लग रहा। क्योंकि इन्हीं के लोग घटिया से घटिया बयान दे रहे हैं, इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, इन्हीं का सिस्टम नोटिस भेजकर एक तरह से लोगों को यह धमका रहा है कि भैया कोलकाता कांड पर यह मत लिखो, वो मत लिखो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। लिखने बोलने से लोगों को रोक दीजिएगा क्या? अब तो टीएमसी के सांसद तक बोलने लगे हैं कि उस प्रोफेसर को अरेस्ट करो जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज का हेड था, पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करो। ये टीएमसी के सांसद बोल रहा है। क्या बोलने से पीड़ित माता पिता को रोक दोगे, जिनकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 एक्सटर्नल और 9 इंटरनल इंजरी का पता चला? बॉस, अगर बोलने से रोक देने से काम बनने लगता ना, तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर हमेशा सत्ता में ही बनी रह जाती। लेकिन लोकतंत्र में जितना आवाज दबाओगे उतना मुंह की खाओगे का हिसाब चलता है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बड़ी परेशानी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया है। अब इस मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और दूसरी बड़ी परेशानी ममता बनर्जी के लिए जो आकर खड़ी हो गई है कि बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वो मिल सकते हैं। और यह सारा घटनाक्रम जितनी तेजी से हो रहा है, उसमें कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि सेंटिमेंट तो यह दिखा रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर भी रहे हैं। ऐसे माहौल में बंगाल के गवर्नर का दिल्ली में आना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आना, यह बड़ी बात है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। सुनिए बंगाल के गवर्नर को एक बार। बंगाल is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. बंगाल के गवर्नर जो कह रहे हैं, ये बहुत अहम बातें हैं। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल की सरकार इनसेंसिटिव है, वो लोगों की बातें शायद समझ नहीं रही। और गवर्नर का ये कहना कि भाई बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, सीधा सीधा मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जमीन तो यही होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एक जमीन ये भी होती है। और गवर्नर ही सिफारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है बॉस, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के बयान के, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के बयान के कई बहुत अहम मायने हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या ग्राउंड कोलकाता में दिख रहा है? पहले राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ था जब लगा था, यह सब आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कोलकाता कांड के बाद सब यही कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था का यह कैसा हाल है। एक तो अस्पताल जैसी जगह में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, फिर उसी अस्पताल में गुंडे घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी खराब हालत है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग क्यों नहीं रहा। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि किन हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि बंगाल में चल क्या रहा है, क्यों लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्यों वहां बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें दो अहम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
इनमें से एक कैरेक्टर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। घटना के बाद संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। संदीप घोष पर ममता की मेहरबानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। दूसरा अहम किरदार है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, जिनके काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ टीएमसी के सांसद भी कमिश्नर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये दोनों बहुत अहम किरदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के बारे में। रेप और मर्डर कांड के बाद से ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल चर्चा में। कमिश्नर के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर कुछ सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने लिखा कि जांच के लिए पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। पूछताछ से पता चलेगा कि आत्महत्या की कहानी किसने फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार किसने गिरवाई, आरोपी संजय रॉय को इतना ताकतवर किसने बनाया, क्यों 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब इन दोनों लोगों से लेने चाहिए, ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो बात कही उसे बंगाल में कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बंगाल में कहा यही जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार या पुलिस के खिलाफ बोलने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है। लेकिन कोलकाता कांड में जिस तरह की बातें सामने आई उसमें हर कोई तो चुप नहीं रह सकता, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का ही क्यों ना हो। सुखेंदु शेखर जैसे नेता भी होते हैं जो हर रिस्क को समझकर भी खुलकर बोल रहे हैं, और ये रिस्क क्या है ये तुरंत दिख भी गया, क्योंकि सुखेंदु शेखर ने कमिश्नर पर सवाल उठाए तो फौरन नोटिस आ गया। सुखेंदु शेखर को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इससे पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, तो टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया। यह तो बंगाल का हाल है बॉस, कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ नेता जा रहा है तो उस पर एक्शन हो जा रहा है। किसी को गिरफ्तारी का डर है, किसी को एक्शन का डर है, और ये लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं बॉस। लेकिन कितने लोगों को चुप करवा लिया जाएगा? कोई सुखेंदु शेखर बोले या ना बोले, कोई आम आदमी बोले ना बोले, वो माता पिता तो हर हाल में बोलेंगे ना। जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ उनको भी चुप करवा दीजिएगा क्या? जिनकी बेटी छीन ली गई वो क्या चुप रहेंगे माता पिता? उनको किस बात का डर? उन्होंने तो सब कुछ खो दिया वाला हिसाब है। पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर ऐसे ही सवाल पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी उठा रहा है। पीड़िता की मां ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को अलग ही एंगल देने की कोशिश की थी। पीड़िता की मां का कहना है कि पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, इसके बाद फोन कट गया। फिर हमने अस्पताल फोन किया और पूछा क्या हुआ, तो हमें अस्पताल आने के लिए कहा। फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमारी बेटी गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 पर यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। 10:53 पे फोन आया, ये लोग पहुंचे और 3 बजे दोपहर तक इन लोगों को बेटी को देखने नहीं दिया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। पुलिस कमिश्नर ने बस जल्द से जल्द मामले को दबाने की कोशिश की, ये पीड़िता की मां कह रही है। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। ये सारी बातें पीड़ित डॉक्टर की मां कह रही हैं और ये सारी बातें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये सारी बातें अलग अलग स्तर पर लोग भी कह रहे हैं। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि पीड़िता के परिवार की मांग क्या है और उनकी मां क्या रही है। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য, ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটুও ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। पीड़िता की मां आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री पर कि धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री। और क्या गंभीर प्रश्न उठेंगे भाई किसी राज्य की सरकार पर, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाएगा, ये लोग पूछ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, तो आपको यह भी बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है।
विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने थे। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है। रेप और मर्डर कांड के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया था कि मिस इन्फॉर्मेशन और गलत कैंपेन से माहौल बिगड़ा, जबकि इस पूरे केस में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। घटना के बाद जिस तरह से पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ, उस पर अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारी ने क्या कहा वो भी सुनिए आप। 1 घंटा आगे पुलिस आ गए थे इधर। पुलिस आके हमको जानकारी दी, हम लोग को एक लड़की ऐसे हुआ, हम लोग तो बोले हैं आपको मालूम ही है, तो बोले जो आएगा तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा जल्दी हो सकते थे। हम लोग ठीक है। और कितनी बॉडी दादा पहले थी? 2 पुलिस बोलचे बॉडी तभी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस को क्या हड़बड़ी थी कि पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए। यही मां बाप भी पूछ रहे हैं कि 2 लोगों की बॉडी और पहले थी, हमारी बेटी का अंतिम संस्कार पहले करा दिया गया, और जो लोग वहां शमशान घाट में वो कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले ही आकर कहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना। क्यों जल्दी जल्दी कर देना बॉस? पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है वही आरोप बीजेपी भी लगा रही। बीजेपी ने आज ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस घटना के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को, फिर उन सवालों के बारे में बताऊंगा जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को परेशान कर रहे हैं। मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह ये है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। पुलिस कमिश्नर की ही तरह आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब जांच के दायरे में वो भी हैं। कॉलेज में रेप और मर्डर के बाद संदीप घोष को हटा दिया गया, लेकिन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस मेहरबानी की क्या वजह थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और संदीप घोष जिन सवालों पर फंसते दिख रहे हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। मर्डर को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? भाई जो पीड़िता की मां है वो कह रही है कि सामने देखकर लग रहा है कि आत्महत्या नहीं मर्डर है, तो जो लोग डॉक्टर हैं उस अस्पताल में काम करते हैं उन्होंने आत्महत्या क्यों बताया बॉस? डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि आत्महत्या है कि मर्डर है। आप डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? यह भी उनसे पूछा गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। फिर क्यों और किसके कहने पर वहां रेनोवेशन करवाया गया? क्राइम सीन पर छेड़छाड़ अपराध है, इसके बाद भी आपने जांच पूरी होने तक उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? पीड़ित परिवार को किसके कहने पर बिना फैक्ट के जानकारी दी गई? संदीप घोष की कॉल डिटेल और 8 से 10 अगस्त के व्हाट्सएप मैसेज भी सीबीआई खंगाल रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मामूली आदमी नहीं है। संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उनके पुराने साथियों ने अलग अलग इंटरव्यू में कई आरोप लगाए। फरवरी 2021 में संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। आरोप है कि प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू में संदीप घोष 16वें नंबर पर आए थे, फिर भी संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। मई 2023 में करप्शन के आरोप में संदीप घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया। ट्रांसफर के बाद संदीप घोष ने खुद को प्रिंसिपल के कमरे में बंद किया, जिससे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल चार्ज न ले सके। 48 घंटे के अंदर संदीप घोष को पुरानी पोजीशन वापस कर दी गई। सितंबर 2023 में संदीप घोष का फिर से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर हुआ। संदीप घोष की जगह आए प्रिंसिपल का विरोध हुआ। आरोप है कि यह विरोध संदीप घोष के लोगों ने करवाया। अक्टूबर 2023 में संदीप घोष फिर से आरजी कर के प्रिंसिपल बन गए। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, टेंडर और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी लगे हैं। पोस्टमार्टम की बॉडी को दूसरे इस्तेमाल के लिए देने का भी आरोप लगा है।
माफिया की तरह काम करने का आरोप, मेडिकल कॉलेज में हर काम के लिए कमीशन लेने का आरोप संदीप घोष के पुराने साथी लगा रहे हैं ये आरोप। और उन्हीं साथियों का आरोप है कि उसकी शिकायत करने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब ऐसे आदमी को हटा के फिर आपने ड्यूटी दे दी दूसरी जगह, प्रिंसिपल बना दिया। और इतने आरोप लग क्यों रहे, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संदीप घोष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भी संदीप घोष का जिक्र आया था और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की थी। अब संदीप घोष सीबीआई जांच के घेरे में फंसे हुए हैं।